स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट टाइम जो देखा था, ठीक है, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 टॉपिक कवर कर लिया था, ठीक है। इसमें से हमने 2 टॉपिक कल क्या किया था, कवर कर लिया था। एक टॉपिक हमने क्या देखा था, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, और दूसरा हमने देखा था केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। ये 2 चीजें हमने क्लियर की थी। आज हम तीसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ठीक है। कुछ टाइप्स हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन से, और ये टॉपिक जो है वो आईएमपी है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, ठीक है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मींस क्या होता है, कंबाइन होना। संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। तो यहां से इसका डेफिनेशन क्या होता है कि व्हेन 2 or more substance are combined and they form a single product। याद रखना, कितने प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और वो सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद बनाते हैं, एक। ये याद रखना, एक वाला, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन 2 or more reactants are combined and they form a single product, ठीक है, कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, मतलब एक ही उत्पाद बनाते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर कौन सी अपक्रिया कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। समझ में आया। संयोजन अपक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक क्या मिलते हैं, अभिकारक मिलते हैं, और वो कितने उत्पाद बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद बनाते हैं, एक। तो ऐसे रिएक्शन या ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अपक्रिया। क्लियर है। When 2 or more substances are combined and they form a single product। कितने प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, तो उसे क्या कहा जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल बहुत इजी है, देखो H2+O क्या बन गया, H2O। देखो यहाँ पे ध्यान दो, रिएक्टेंट कितना है, 2 है ना, ठीक है। अभिकारक कितने हैं, 2 हैं, और उत्पाद कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन या फिर संयोजन अपक्रिया हो गई, ठीक है। दूसरा देखो C+O2, CO2, क्लियर है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक प्रोडक्ट बन रहा है। और एग्जांपल देना हो तो Na+Cl, NaCl, ये सब कौन किसके एग्जांपल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया के एग्जांपल है, ठीक है। जब भी डेफिनेशन, ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आया था, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो इसलिए ये आईएमपी है, ठीक है। तो बस करना क्या है, आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद आपको 2-3 एग्जांपल लिख देने। ये इजी एग्जांपल भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये छोटा एग्जांपल है या इजी एग्जांपल है तो कैसे चलेगा, ठीक है। ये चलेगा, ये एग्जांपल चलेंगे। समझ में आया, डन है, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर से देख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस संयोजन अपक्रिया। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 or more reactants are combined, 2 या 2 से अधिक क्या मिलते हैं, अभिकारक मिलते हैं, तो वो कितने उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसे कहा जाता है कौन सी अपक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अपक्रिया। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड। सेकेंड रिएक्शन जो है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस होता है वियोजन अपक्रिया। क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। ध्यान देना, देखो ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन का, ये सेम टू सेम, जैसा हमने कॉम्बिनेशन देखा उसका अपोजिट है। वहां पे कितने रिएक्टेंट होते थे, 2 or more than 2 होते थे, 2 या 2 से ज्यादा होते थे। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट होंगे, सिंगल रिएक्टेंट। कितना रिएक्टेंट होगा, सिंगल, और वो स्प्लिट हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा मोर देन 2 और 2 मोर देन 2 किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। कि जब एक ही अभिकारक हो और वो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए, तो उसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं, वियोजन अपक्रिया, ठीक है। इन विच केमिकल रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स 2 or more प्रोडक्ट, ठीक है। कि एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना,
समझ में आया? तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत आईएमपी है ये, मोस्ट आईएमपी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों मोस्ट आईएमपी है? क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पढ़ना है, ठीक है? तो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार हैं हमारे पास? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से हैं? देखो, सबसे फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन। क्या कहा जाता है? उष्मीय वियोजन। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। हाँ, थर्मल मीन्स होता है हीट और उष्मा का मतलब होता है आपको पता ही है। तो जो उष्मा से हो, मतलब जो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है, उसे कौन सा डिकम्पोजिशन कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर उष्मीय वियोजन। ठीक है, जो उष्मा के द्वारा हो उसे कौन सा वियोजन कहा जाता है? उष्मीय वियोजन कहते हैं। समझ में आया? सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन मतलब विद्युतीय वियोजन। क्या है ये? विद्युतीय वियोजन। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस मींस? जो इलेक्ट्रिक के थ्रू डिकम्पोजिशन, जो विद्युत के द्वारा हो। जो किसके द्वारा हो? विद्युत के द्वारा या इलेक्ट्रिक के थ्रू हो, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। समझ में आया? या फिर विद्युतीय वियोजन। सबका एग्जांपल दूंगा एक एक करके मैं, ठीक है? तीसरा और अंतिम है फोटोलाइसिस। क्या है? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन मींस, फोटो मींस होता है लाइट। फोटो मींस क्या होता है? लाइट। प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं इसको। कौन सा वियोजन बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में याद रखना, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ठीक है, जो सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है, उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता चला। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में, तो उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। उष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जो किसके द्वारा हो? उष्मा के द्वारा। किसके द्वारा हो? उष्मा के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है, जो इलेक्ट्रिक के द्वारा हो या वो विद्युत के द्वारा हो। तीसरा फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब याद रखना, फोटो मींस होता है लाइट। फोटो मींस क्या होता है? लाइट। तो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया? प्रकाशीय वियोजन। जो किसके द्वारा हो? प्रकाश के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य प्रकाश मींस सनलाइट के थ्रू हो। किसके थ्रू हो? सनलाइट के थ्रू। समझ में आया? तीनों के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एग्जाम्पल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल। ठीक है, देखो जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन का हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जब हम इसे हीट करेंगे, ठीक है, तो CaO अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास वाटर है, इसमें से इलेक्ट्रिक पास करेंगे, ठीक है, तो H2 अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा और अंतिम है फोटोलाइसिस। ठीक है, तो याद रखना, जैसे हमारे पास AgCl है, AgCl मींस क्या हुआ? सिल्वर क्लोराइड। क्या है ये? सिल्वर क्लोराइड। अगर इसे हम सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और मोस्ट आईएमपी थिंग इसमें ये याद रखना कि ये जो रिएक्शन है AgCl या फिर AgBr, ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसमें यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्याम श्वेत फोटोग्राफी, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अगर आपको याद होगा तो आपके घर में कोई ना कोई मम्मी पापा के ऐसे फोटो पड़े होंगे जो फुल्ली ब्लैक एंड व्हाइट होंगे।
ठीक है, उसमें कलरफुल, आज के पे जो फोटो होते हैं उसमें कलर आता है, लेकिन पहले के फोटो में कलर नहीं होता था। ठीक है, वो सादी टीवी आती थी पहले, पता है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बोलते थे उसको। ठीक है, या फिर आपके घर में दादा परदादा की कोई फोटो पड़ी होगी तो देखना उसमें, ठीक है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में होंगे वो। ठीक है, तो उसे उस फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, इस रिएक्शन का। 1 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है, क्लियर है ना, प्रॉब्लम किसी को कुछ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। चलो विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा ध्यान देना, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेस, किसी को किसी की प्लेस से हटा देना ना, विस्थापित कर देना, किसी की जगह से किसी को क्या कर देना, हटा देना। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि ये बेंच है, इस बेंच पे पहले से एक लड़का बैठा हुआ है जो काफी दुबला पतला है। ठीक है, समझना, एग्जांपल समझो कि एक दुबला पतला सा लड़का इस बेंच पे बैठा हुआ है। अब कोई बहुत ही हट्टा कट्टा दूसरा लड़का आता है, ठीक है, और वो उस बेंच के लिए झगड़ा करता है, तो दोनों में से उस बेंच पे बैठेगा कौन? हट्टा कट्टा वाला ना, जो मजबूत है वो क्या होगा, उस बेंच पे बैठ जाएगा, तो दूसरे को उसकी जगह से क्या किया गया, हटा दिया गया। सेम वही चीज यहाँ होता है कि जो मेटल्स होते हैं या फिर जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव। कैसे होते हैं? हाई रिएक्टिव। और कुछ ऐसे होते हैं जो लो रिएक्टिव होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से अपक्रिया करते हैं, और कुछ होते हैं जो अपक्रिया क्या करते हैं, बहुत ही स्लो करते हैं। ठीक है, तो जो अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसकी जगह से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? हिंदी मीडियम वाले सुनो, अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनकी प्लेस से। ठीक है, तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखो, CuSO4 कॉपर सल्फेट है ये। कॉपर सल्फेट को हम आयरन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? आयरन के साथ। जब हम कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आयरन कॉपर को हटा देता है। ये समझ लो तुम्हारी बेंच है, ठीक है, और ये वो दुबला पतला वाला लड़का, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो आयरन है इस दुबले पतले लड़के को उस बेंच से क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ बन गया हमारे पास क्या, FeSO4। ये देखो हट्टा कट्टा वाला आ गया बेंच के साथ, ठीक है, और यहाँ से हमारा कॉपर क्या हो गया, बेचारा अकेले रिलीज हो गया। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा ना बेटा, हट्टा कट्टा वाला जल्दी समझ में आता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्लियर है? ठीक है, फिर से देख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जब हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को उनके प्लेस से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसे हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? नेक्स्ट देखेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट था तो एक ही एलिमेंट क्या हो रहा था, अपनी प्लेस छोड़ रहा था। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब क्या देखने को मिलेगा ना, लेकिन इसका डेफिनेशन एक्सचेंज ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब जहां पे आयनों का आदान प्रदान हो। किसका? आयनों का आदान प्रदान। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एनायन, कैटायन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद है? प्लस माइनस, ठीक है, तो उन आयंस की बात की जा रही है यहाँ पे।
ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्सचेंजेस ऑफ आयंस हो, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन इतना ही है इसका कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या देखने को मिले? आयनों का आदान प्रदान। इन विच रिएक्शन आयंस एक्सचेंजेस ऑफ आयंस, ठीक है, कि एक्सचेंजेस ऑफ आयंस देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, फिर से देख लो एक बार। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, जहां पे आयंस का एक्सचेंज देखने को मिले, आयनों का आदान प्रदान देखने को मिले, उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, देख लें एग्जांपल। चलो देखो, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और साथ में है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान देना, जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये जो क्लोरीन है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं? सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है? नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से बन जाता है 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये बना हमारे पास। देखो ध्यान दो, पहले क्लोरीन किसके साथ था? बेरियम के साथ था। अब क्लोरीन किसके साथ है? सोडियम के साथ है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि Ba की प्लेस किसने ले लिया? सोडियम ने ले लिया, Na ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद जब इसकी प्लेस खाली हुई तो इसकी प्लेस किसने ले लिया? बेरियम ने ले लिया, मतलब Ba ने ले लिया। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, दोनों ने एक दूसरे को एक्सचेंज किया कि नहीं किया? किया ना। इस वजह से इसे कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयनों का आदान प्रदान जहां होता है उसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। समझ में आया? क्लियर है ना? अभी भी किसी को डाउट, कुछ प्रॉब्लम? पक्का हो गया ना? एक बार और बता दीजिए। ठीक है, चलो फिर से देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? चलो ध्यान दो आगे। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। IMP है ये भी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन। एकदम ध्यान से सुनना, सुनते ही समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन घटे या फिर कम हो। ठीक है, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, उपचयन। याद रखना, समझ में आया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई एक होगा चलेगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन। ठीक है, सेकंड है रिडक्शन, अपोजिट। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? रिमूव होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूव होगा। ऐड क्या होगा? हाइड्रोजन। दोनों में से कोई एक चीज चलेगा। ठीक है, या तो ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रिडक्शन या फिर अपचयन। समझ में आया? फिर से, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मींस क्या होना चाहिए? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन। अच्छा, कोई कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं कि उसमें ऑक्सीजन ऐड भी होता है और ऑक्सीजन रिमूव भी होता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, इसे आपने हाइड्रोजन के साथ क्या कर दिया? रिएक्ट करवा दिया। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? H2O बन गया, और कॉपर हमारा क्या हो गया? अकेले रह गया, बेचारा रह गया ना। कॉपर को लास्ट में लिख दो,
H2O बन गया, प्लस क्या हो गया, कॉपर अकेले रह गया। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब रिमूव हुआ, ऑक्सीजन हटा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन मतलब जुड़ गया। तो यहाँ तो दोनों देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है और रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखना, हाँ एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ हमें क्या देखने को मिले, रिडक्शन भी देखने को मिले, मतलब उपचयन के साथ साथ अपचयन भी देखने को मिले। ऐसे रिएक्शन को क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में आया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, ठीक है, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। 2 टॉपिक और लेफ्ट है, 2 टॉपिक के बाद आपका चैप्टर खत्म, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है कोरोजन और दूसरा बचा हुआ है रेंसिडिटी। कोरोजन को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, क्या बोलते हैं, संक्षारण, और रेंसिडिटी को बोलते हैं विकृत गंधिता। नाम बहुत खतरनाक है, ठीक है, डन है ना, रब कर दे इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन। चलो बेटा देखो, कोरोजन सबसे पहले देख लो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्षारण। होता क्या है कोरोजन या संक्षारण, पहले वो समझ लेते हैं। देखो जब भी हमारे मेटल जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर, ठीक है, या फिर एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो अपना कलर और क्वालिटी दोनों चेंज कर देते हैं, ठीक है, रंग और गुणवत्ता दोनों क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। आयरन देखे, आयरन लोहा ना, जब लोहा पानी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जंग लगता है, मतलब वो कमजोर हो जाता है ना, उसका कलर भी चेंज हो जाता है और क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, तो उसे कहा जाता है कोरोजन। क्या कहते हैं, कोरोजन। जब हमारे मेटल्स जो होते हैं, मेटल मतलब धातु, मेटल मतलब धातु, वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण के संपर्क में आते हैं, पानी के संपर्क में आते हैं, मॉइस्चर मतलब नमी के संपर्क में आते हैं, तो वो अपना कलर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन या फिर संक्षारण, ठीक है। 3 एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कोरोजन में, ठीक है। कोरोजन के 3 एग्जांपल हैं। सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लोहे पे जंग लगना। क्या बोलेंगे, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आप सबने देखा होगा कि चांदी जो होता है वो धीरे धीरे काला पड़ जाता है, चांदी का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, तो वो भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन का, ठीक है। थर्ड आप देखोगे, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, आपने देखा होगा जो कॉपर होता है वो धीरे धीरे हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा। कॉपर तो अब देखने को मिलता नहीं है, पहले कॉपर के बर्तन आते थे, ठीक है, अभी भी आते हैं, पानी वानी पीने के लिए लोग यूज करते हैं कई जगह कॉपर, ठीक है। तो कॉपर के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है, हरी परत, मतलब ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये भी किसका एग्जांपल है, कोरोजन। ये तीनों आपके बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर कोरोजन के एग्जांपल देने हो तो 3 एग्जांपल है हमारे पास कोरोजन के, ठीक है। कौन कौन से, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पर जंग लगना, दूसरा क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर मतलब चांदी का रंग काला पड़ना, उसके बाद ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। तो क्या होगा भाई, हरा परत, क्या करना, कॉपर का परत मतलब जो तांबे की परत है वो कैसी हो जाए, हरी हो जाए, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल है। अच्छा देखो, हमें भी पता है ये तीनों से नुकसान हमारा है ना, अगर लोहे पे जंग लगेगा तो नुकसान किसका है, ठीक है। ब्लैक कोटिंग, अगर सिल्वर का रंग काला पड़ेगा तो नुकसान हमारा है। तो भाई देखो, अगर आप एक ऐसा निकालने जाओगे ना ऑन एन एवरेज, तो पता चलेगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन की वजह से हमारे देश को या पूरी दुनिया को करोड़ों में नुकसान होता है, ठीक है। तो इससे बचना भी जरूरी है, जरूरी है ना, बचना भी जरूरी है भाई, प्रिवेंशन भी तो चाहिए, बचाना भी पड़ेगा ना खुद को, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन से बचने के कुछ तरीके हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं,
क्या करते हैं? ऑयली। पेंटिंग करते हैं, पता है ना, लोहे वगैरह पे क्या कर दिया जाता है? पेंट मार दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है पता है? किसी चीज पे कोई परत चढ़ा देना। जैसे आपने सुना होगा कि भाई सोने को, लोहे के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई है, तो सोने का पानी चढ़ाना बोलते हैं अपने यूपी वाली लैंग्वेज में, बोलते हैं ना कि सोने का पानी चढ़ा देना, ठीक है। तो वही है कि सोने के ऊपर क्या, किसी अदर मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का क्या कर देना? लेयर चढ़ा देना, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। तो ये सब क्या है? टाइप है, प्रिवेंशन है, बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। जंग लगने से या फिर ब्लैक या फिर ये ग्रीन होने से क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है इन चीजों को। समझ में आ गया? पेंटिंग, ऑयलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इसके साथ साथ वो ग्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं जिससे क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता है। किससे? कोरोजन से या फिर संक्षारण से। क्लियर है? डन है? लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? दूसरा, इसको हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं। आज अगर आप खाना बनाते हो कोई, तो 2 दिन बाद उस खाने को खा सकते हो? क्यों नहीं खा सकते? ना, खराब हो जाता है ना। क्या हो जाता है? खराब। एक्चुअली में वो खराब होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो विकृत गंधिता वही है, वो खराब खाने को ही बोला जाता है रेंसिडिटी, ठीक है। विकृत गंधिता, बस नाम चेंज कर दिया तो समझ में थोड़ा सा तकलीफ। देखो होता क्या है, डेफिनेशन सुनो इसका, कि जब बहुत ज्यादा ऑयली फूड या फिर स्पाइसी फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वो 2 चीजें बदलता है। एक अपना टेस्ट बदल देता है और दूसरा बदल देता है वो अपना स्मेल, ठीक है। खाना खराब हो गया ये आप कैसे पहचानते हो? या तो स्मेल से पहचानते हो, या फिर वो खाने पे खट्टा लगता है तो पता चल जाता है कि खाना क्या हो गया है? खराब। तो 2 चीजें बदलती है। क्या बदलती है? एक स्मेल चेंज होता है और दूसरा टेस्ट चेंज होता है। जब भी हमारा ऑयली फूड, फैटी फूड, मतलब बहुत ज्यादा वसा युक्त भोजन होता है या बहुत ज्यादा मसाले वाला भोजन होता है, तो वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो 2 चीजें बदल देता है। कितनी चीजें बदल देता है? 2 चीजें बदल देता है। कौन कौन सी? स्मेल बदल देता है और टेस्ट बदल देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता, ठीक है। अच्छा, इसका एक और डाउट है। वेफर देखो, वेफर सबसे ज्यादा मसाले होते हैं उसमें, होते हैं ना। खाए तो हो गई वेफर, उसमें तेल भी होता है और मसाला भी होता है, लेकिन 2-2, 3-3 महीने तक वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता? उसका रीजन ये है कि उसे ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है, और ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना। जब हम वेफर खरीदते हैं तो देखते हैं अरे पैकेट तो भरा हुआ है, लेकिन बाद में जब उसको फाड़ते हैं तो पता चला 4 ही है रे इसमें तो, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरा जाता है? ताकि उसे ऑक्सीजन से क्या रखा जाए? दूर रखा जाए, ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल है, आप खाना खराब ना हो इससे बचने के लिए आप खाना को कहाँ रख देते हो? फ्रिज में रख देते हो। कहाँ रख देते हो? फ्रिज में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी CFC गैस है, तो वहां भी ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है। तो अगर खाने के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारा खाना खराब नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको इसको रिवाइज करना है, आप इसको रिवाइज करो अच्छे से। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। एक टॉपिक इसमें बच रहा है, उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, ठीक है। क्या बच रहा है? बैलेंसिंग। क्या बच रहा है? बैलेंसिंग, कि हम किसी चीज या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। एक पूरा लेक्चर देंगे उसके लिए, ठीक है, ताकि पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर वो चीज बैठ गई ना तो आपका 50% ये प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इक्वेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रखेंगे टेस्ट किसी चैप्टर में। डन है? क्लियर है ना? वेरी गुड।